हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नोटेशन ऑफ एटम, जिसमें अगर कोई एटम हमारे पास गिवन है तो उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता था और उसका मास नंबर कुछ इस तरह से ऊपर लिखा जाता था। ओके, तो जहाँ पे ये Z का मतलब क्या होता था, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता था। ठीक है, और उसी तरह से मास नंबर किसके इक्वल होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ A इज़ इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, इस रिलेशन को भी आप याद रखिएगा। ओके, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। न्यूक्लियॉन्स क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। और ये हमारे पास 3 एटम हैं हाइड्रोजन के। ओके, और यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है। तो अगर इस पहले हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अगर एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी कितना है, 1, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 1, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे ना कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 1 है, प्रोटॉन 1 है, एट मास नंबर भी कितना है, 1 है, तो ऑफकोर्स न्यूट्रॉन भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से ये हमारे पास क्या है, दूसरा एटम हाइड्रोजन का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और मास नंबर कितना है, 2। अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको यहाँ पता लगेगा कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 1। ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखिएगा, A इज इक्वल टू वाट, P प्लस एन, एंड Z इज इक्वल टू वाट, P। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूलेज में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से तीसरा हाइड्रोजन हमारे पास है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 1, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। ओके, तो खैर ये सारी बातें अगर साइड में रख दूं तो मुझे एक चीज़ पता लग रही है कि इन सब में एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, लेकिन मास नंबर एक का तो 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। ठीक है, तो ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है आइसोटॉप। और ये है मेरे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप, जिसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, तो जिसका मास नंबर 1 है उसे क्या बोला जाएगा, प्रोटियम बोला जाएगा। जिसका मास नंबर 2 है उसे क्या बोला जाएगा, ड्यूटीरियम। और जिसका मास नंबर 3 है उसे क्या बोला जाएगा, ट्रिटियम बोला जाएगा। तो ये नोटेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि राइट 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको यही नोटेशन बना के आनी है। ठीक है, ओके। और ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास होता था प्रोटियम, जिसका एक इलेक्ट्रॉन होता था, एक प्रोटॉन होता था, और न्यूट्रॉन कितना होता था, 0। ठीक है, ये हमारे पास होता था ड्यूटीरियम, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता था। अब मास नंबर कितना है, 2, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को ऐड करा तो कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, और ये हमारे पास क्या होता था, ट्रिटियम होता था, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता था। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे पास, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन का। तो क्लोरीन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 17, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 हो गया, लेकिन एक का मास कितना है, मास नंबर 35, और दूसरे का मास नंबर कितना है, 37। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्लोरीन 35 और इसको हम लिख सकते हैं क्लोरीन 37। ठीक है, तो हमने क्या बोला, आइसोटोप हमारे पास वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गए, क्लोरीन के आइसोटॉप हो गए। और अब है हमारे पास आइसोटॉप की डेफिनेशन।
आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के होने चाहिए, ठीक है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, कि एटॉमिक नंबर तो क्या होना चाहिए सेम, लेकिन मास नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और सेम एलिमेंट के होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे दोनों के दोनों आइसोटोप है, दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट के हैं, क्लोरीन के, उसी तरह से ये भी हमारे पास एक ही एलिमेंट के आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के, ठीक है। ओके, और ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल हो गया कार्बन का, कि जिसमें एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का सेम है, कितना 6, लेकिन मास नंबर एक का कितना है 12 और दूसरे का कितना है 14। और अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था 1 एटॉमिक मास यूनिट में एक टर्म पढ़ी थी कार्बन 12 आइसोटोप। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस आइसोटोप का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, और ये हमारे पास कुछ थ्योरी है, जरा इसको भी रीड कर लेते हैं। मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। हमारे पास बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जहाँ पे मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, कि एक मान लीजिए आप कोई पीस उठा लाए किसी एलिमेंट का, उस इकलौते पीस के अंदर आपको सारे के सारे आइसोटॉप्स मिल सकते हैं। ओके, ईच आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, कि किसी सब्सटेंस में अगर आइसोटॉप प्रेजेंट है तो वो इम्प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, वो प्योर सब्सटेंस ही कहलाएगा। कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दोनों के दोनों आइसोटॉप, इस दोनों के दोनों एटम इस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, ये प्योर सब्सटेंस ही कहलाएगा क्लोरीन का, ठीक है। तो यही चीज़ें कहना चाह रहा है। उसके बाद कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। ओके, चलिए अब हमारे पास अगला पॉइंट आया कि क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म with masses 35 unified mass and 37 unified mass in the ratio 3:1। कि इसका कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आप कोई पीस उठा लाते हैं क्लोरीन का, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई पीस है, किसका बना हुआ है, क्लोरीन का बना हुआ है, तो इसमें क्लोरीन 35 भी मिलेगा आपको और क्लोरीन 37 भी मिलेगा, लेकिन इन दोनों का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 3:1, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो 35 यूनिफाइड मास वाला एटम है वो आपको 75% मिलेगा, और जो 37 यूनिफाइड मास वाला जो एटम है वो आपको 25% मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम, कि एक का मास तो कितना है 35 यूनिफाइड मास, एक का मास कितना है 37 यूनिफाइड मास, तो मैं मास कौन सा लूँ, 37 लूँ या 35 लूँ। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि क्लोरीन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 35.5। तो सर ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ना ही 35.5 इसमें है ना ही 35.5 इसमें है, तो ये 35.5 कैसे लिया, तो ये हमने लिया एवरेज से, कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में हम एवरेज मास निकालते हैं। तो एवरेज मास कैसे निकाला, इस तरह से कुछ, ठीक है, कि हमें पता है कि जो क्लोरीन है वो किस रेशो में प्रेजेंट है, 3:1 में, ठीक है, कि एक 75% और दूसरा 25%, ठीक है। अब मैंने 35 देखा कि 35 कितना परसेंटेज में था, 75%, तो मैंने उसका 75% निकाल लिया। और आपको पता होगा 75% कैसे लिखा जाता है, 75/100। ओके, वो प्लस में किया 37, और 37 कितना परसेंटेज में है, 25% में है, तो क्या लिखा 25/100। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा फाइनली 142/4, और फाइनली जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35.5 यूनिफाइड मास। ओके, तो ये मैंने निकाल लिया एवरेज ऑफ क्लोरीन। तो जब भी किसी एलिमेंट में आइसोटॉप्स प्रेजेंट है सब्सटेंस में, तो मैं क्या निकालूंगा, उसका एवरेज मास निकाल लूँगा। तो 35.5 क्लोरीन का एवरेज मास है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, कि उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स प्रेजेंट है नेचर में, मैं क्या करूँगा, उसका एवरेज मास लूँगा, ठीक है। अगर आइसोटॉप नहीं है तो जो उसका मास नंबर है मैं एज इट इज़ ले लूँगा, लेकिन अगर आइसोटॉप प्रेजेंट है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा कि कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, उसके बाद क्या करूँगा, उसका एवरेज मास निकालूंगा। जैसे यहाँ मुझे पता था क्लोरीन किस रेशो में है, 3:1, मतलब 75 और 25% में प्रेजेंट था। उसके बाद क्या निकाला, उसका एवरेज मास निकाल लिया, ठीक है। तो अगर आइसोटॉप प्रेजेंट हैं, अगर किसी एलिमेंट के नेचर में आइसोटॉप प्रेजेंट होते हैं, तो मैं पहले परसेंटेज कैलकुलेट करके उसका एवरेज मास निकाल दूंगा। लेकिन अगर आइसोटॉप प्रेजेंट नहीं है
तो मैं क्या करूँगा, जो उसका मास नंबर है वही ले लूँगा एज इट इज़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर क्लोरीन एटम का मास 35.5 है? नहीं, हर क्लोरीन एटम का मास 35.5 नहीं है। किसी का मास 35 है, किसी का मास 37 है, लेकिन जब मैंने सारे एटम्स को लिया तो उन सभी एटम्स का जो एवरेज मास आएगा वो कितना आएगा, 35.5। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, दिस डजेंट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ ए फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5। इट मीन्स दैट इफ़ यू टेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, कि अगर आपने क्लोरीन का कुछ अमाउंट लिया और उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे क्लोरीन के, तो ऑन द होल आप ओवरऑल जो मास ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, उसका एवरेज मास ले रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल तो सबका जो मास रहेगा वो रहेगा, लेकिन अगर आपने मान लीजिए कोई सब्सटेंस ले लिया तो उस सब्सटेंस का जो ओवरऑल मास निकलेगा वो क्या निकलेगा, 35.5 निकलेगा। ठीक है, ओके, तो यही हमारे पास क्या होते थे, आइसोटॉप। अब आती है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप। तो आइसोटॉप की काफ़ी एप्लीकेशन होती हैं, जिसमें कुछ एप्लीकेशन आपकी बुक में गिवन है कि यूरेनियम का जो आइसोटॉप होता है उसको हम फ्यूल में यूज़ करते हैं एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, कि यूरेनियम का यूज़ करके हम एनर्जी को बनाते हैं और उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट का आइसोटॉप होता है, उसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और आयोडीन का जो आइसोटॉप होता है उसको गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नमक में, सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए, कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको गॉइटर हो सकता है। ठीक है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसे गॉइटर बोला जाता है, डिजीज़ का नाम है। ओके, तो आइसोटॉप हमारे पास ओवर। और अगला जो पार्ट आता है हमारे पास वो आता है आइसोबार्स। तो ये मेरे पास कुछ एटम हैं, जिसमें एक है आर्गन, एक है पोटेशियम और एक है कैल्शियम। अगर फिर से आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 18, 19, 20, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, 40, 40 और 40। तो यहाँ से क्या पता लगा, इस बार क्या है कि मास नंबर तो सेम है। ठीक है, जो मास नंबर है वो सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो इस बार क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और आइसोमर्स में क्या होता था, आइसोटॉप में, कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता था लेकिन मास नंबर क्या होता था, डिफरेंट। इस बार क्या है, उल्टा। ठीक है, उल्टा कैसे, कि इस बार मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और यही डेफिनेशन होती है आइसोबार्स की। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, तो अगर बात करूं आइसोटॉप, तो आइसोटॉप और आइसोबार का अगर मैं एक सेकेंड, मैं सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन पे आता हूँ, डिफरेंस निकालता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा आइसोटॉप और यहाँ मैंने लिखा आइसोबार। ठीक है, तो आइसोबार और आइसोटॉप में मैं क्या देख रहा हूँ कि आइसोटॉप सेम एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कि जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप देखे थे, लेकिन आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों ही क्या हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम है। ठीक है, अब आइसोटॉप में क्या पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और क्या पढ़ा था कि मास नंबर क्या होता था, आइसोटॉप में डिफरेंट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मास नंबर सेम है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है आइसोटॉप और आइसोबार में। ओके, और अगला क्या है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द इज द सेम इन द एटम ऑफ आइसोबार। न्यूक्लियॉन मतलब क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, तो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस हमारे पास यही था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप पिछले लेक्चर्स भी रिवाइज कर लीजिएगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।